A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students. In today's genetics class, we will be focusing on M phase of the cell cycle. तो M phase को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, M phase को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इन विच द कॉपीज ऑफ द सेल क्रोमोसोम, जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं, दे सेपरेट एंड द सेल अंडरगोज डिवीजन। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट ऑफ द सेल साइकिल को हम एम फेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल को कौन ट्रिगर करता है टू अंडरगो सेल डिवीजन। ठीक है, सेल को कौन ट्रिगर करता है टू अंडरगो डिवीजन? तो हमारे पास जो मोस्ट अंडरस्टूड रेगुलेटर है उसको कहते हैं एमपीएफ। एमपीएफ स्टैंड्स फॉर मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या मियोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर या माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। इन तीनों के लिए ये वर्ड यूज होता है, ये जो एक्रोनिम है एमपीएफ। ठीक है, एमपीएफ एक हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन है जो कि दो कंपोनेंट से बना है। कौन कौन से? एक है साइक्लिन बी और दूसरा जो कंपोनेंट है वो एक काइनेज है, उसको हम P34 भी कह सकते हैं, CDC2 भी उसका नाम है और उसको हम CDK1 भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही काइनेज कंपोनेंट के नाम है जो कि MPF का पार्ट है। तो MPF खुद एक हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि साइक्लिन B और P34 से बना है। ठीक है, P34 जो है, ये जो काइनेज है, ठीक है, जो कि MPF का कंपोनेंट है, इसका लेवल वैसे तो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल, लेकिन MPF इज नॉट एक्टिव एज ए काइनेज। कब तक? जब तक ये P34 साइक्लिन B के साथ बाइंड नहीं करता। जब P34 या जिसको मैंने जैसे बताया CDC2 भी कह सकते हैं, CDK1 भी उसका नाम है, जब तक ये साइक्लिन B के साथ बाइंड नहीं करता तब तक क्या होगा? तब तक ये MPF will not be active as a kinase। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि जब तक CDC2 ये बाइंड नहीं करेगा साइक्लिन B के साथ, तब तक ये जो MPF है इसकी काइनेज एक्टिविटी नहीं होगी, वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही CDC2 बाइंड करता है साइक्लिन B के साथ, सो ये क्या करता है? इट ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ phosphorylation एंड डीफॉस्फोराइलेशन ऑन CDC2। ठीक है, जिसकी वजह से MPF एक्टिवेट हो जाता है और ये माइटोसिस को ट्रिगर करता है। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि सेल को कौन ट्रिगर करता है टू अंडरगो डिवीजन, तो ये MPF करता है। MPF जो है ये बाइंड करेगा, MPF के कंपोनेंट्स बाइंड करेंगे आपस में, CDC2 और साइक्लिन B। तो बाइंड करने के बाद दे ट्रिगर द सीरीज ऑफ फास्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन इवेंट्स ऑन CDC2। ठीक है, और उसके बाद इवेंचुअली MPF एक्टिवेट हो जाता है और वो माइटोसिस ट्रिगर करता है। ठीक है, अब कौन कौन सी चेंजेस ऐसी है जो कि MPF इंड्यूस कर सकता है? तो MPF के जो चेंजेस इंड्यूस करता है उसको हम ठीक है, उसको हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स आप कह लें। ठीक है, कि डायरेक्ट चेंजेस कौन सी है जो कि एक्टिवेटेड MPF इंड्यूस कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट चेंजेस भी MPF इंड्यूस कर सकता है। डायरेक्ट चेंजेस में हमारे पास है फास्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन 1, इसके साथ स्पेंडल असेंबली को भी ये प्रमोट करता है, साथ में क्रोमेटिन कंडेंसेशन कर सकता है, ये करता है। ठीक है, और साथ में ये न्यूक्लियर एनवेलप की ब्रेक डाउन कर सकता है। और ये चारों चीजें जो है ये नेसेसरी है फॉर माइटोसिस, फॉर सेल डिवीजन। और एक्टिवेटेड MPF जो है वो इन चेंजेस को इंड्यूस कर सकता है। ये तो डायरेक्ट चेंजेस है। MPF इनडायरेक्ट चेंजेस भी इंड्यूस करता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जब एक्टिवेटेड MPF है, ठीक है, विद अनफॉस्फोराइलेटेड साइक्लिन सबयूनिट, इफेक्ट्स कौन कौन से है? फास्फोराइलेट क्रोमोसोमल प्रोटीन्स इनिशिएट M फेज। फास्फोराइलेट लेमिन्स, लेमिन्स पे हम एक और आगे स्लाइड में बात करेंगे कि लेमिन्स क्या है।
इनिशिएट न्यूक्लियर वाला ब्रेकडाउन, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ जो इवेंट्स है जो ये ट्रिगर कर सकता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। फास्फोराइलेट माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स एक्टिवेट माइटोटिक स्पिंडल। फास्फोराइलेट एन एंजाइम दैट डिग्रेड साइक्लिन, साइक्लिन कंसंट्रेशंस डिक्लाइन। ये वो सारे फंक्शंस है जो कि एक्टिवेटेड एमपीएफ कर सकते हैं। थोड़ा सा इनडायरेक्ट वो जो फंक्शन कर सकते हैं उस पे वो जो चेंजेस ये इंड्यूस कर सकते हैं उस पे बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो एक्टिवेटेड एमपीएफ है दे कैन एक्टिवेट, ठीक है, खुद एमपीएफ जो है इट कैन एक्टिवेट एपीसीज। एपीसी स्टैंड्स फॉर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एपीसी का दूसरा नाम साइक्लोसोम भी है। एपीसीज जब एक्टिवेट हो जाएं तो फिर ये क्या करेंगे, APCs will trigger the events leading to destruction of cohesion, thus allowing the sister chromatids to separate. Cohesions proteins है, ठीक है, तो ये APCs इन cohesions को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इन cohesions के थ्रू वो sister chromatids अटैच्ड होते हैं। तो जब ये APCs एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि हमने बात की कि APC को कौन एक्टिवेट करता है, APCs को एक्टिवेटेड MPF एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सो APCs खुद फिर क्या कर सकते हैं, दे कैन ट्रिगर द इवेंट्स जिसकी वजह से कोहेसेंस जो है वो प्रोटीन्स उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, एपीसी का एक और रोल भी है कि ये जो माइटोटिक साइक्लिन्स है उनको ये डिग्रेड भी कर सकता है। इस फिगर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये जो हमारे पास मेटाफेज के बाद एनाफेज की जो हम बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस केस में आप ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को देखें तो ये अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो ये अटैच नहीं है, सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। रोल किनका है, एपीसीज है। बाकी डिटेल की तरफ नहीं जाते कि जो प्रोटीन्स के नाम उन्होंने दिए इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप ज़हन में रख लें कि एपीसीज जो है ये एमपीएफ एपीसी को एक्टिवेट कर सकता है इनडायरेक्टली, और एपीसी जो है वो इनकोहेरेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फिर वो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो रेगुलेटर है साइक्लिन सीडी के रेगुलेटर, तो बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स है जो कि दे कैन इंटरेक्ट विद साइक्लिन सीडी के रेगुलेटर्स। इस पे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, लेकिन खैर है यहाँ पे हम और भी इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एमपीएफ जैसे कि हमने अभी स्टार्ट के स्लाइड में बात की कि इट इज एक्टिवेटेड बाय फास्फोराइलेशन। अब वो फास्फोराइलेशन किस कंपोनेंट की होती है, फास्फोराइलेशन एक्चुअली जो थ्रियोनिन रेजिडिव है अमाइनो एसिड नंबर 161, ठीक है, उसकी होती है। कौन करता है, CAK। CAK कौन है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। तो CDK एक्टिवेटिंग काइनेज ये जो हम कहते हैं कि फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन इवेंट्स, तो ये फास्फोराइलेशन यहाँ पे थ्रियोनिन रेजिडिव का जो कि 161 नंबर अमीनो एसिड है उसकी होती है फास्फोराइलेशन, ठीक है। अच्छा, CAK जो है ये खुद एक CDK है, ठीक है। सो इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि MPF की एक्टिवेशन के लिए फास्फोराइलेशन की जरूरत होती है, डीफास्फोराइलेशन की भी जरूरत होती है। तो डीफास्फोराइलेशन किन की होगी, टायरोसिन और थ्रियोनिन की। लेकिन ये थ्रियोनिन वो थ्रियोनिन नहीं है जो 161 पोजीशन पे है, इसका पोजीशन चेंज है। अच्छा, अब ये कौन करता है डीफास्फोराइलेशन, तो जो फास्फोराइलेशन है वो तो CAK कर रहा था, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, और जो डीफास्फोराइलेशन है ये CDC25 करता है। इस फिगर में आपको डिटेल में ये सब कुछ दिखाया गया है। जो CDC2 जो है ये दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद साइक्लिन B ड्यूरिंग SNG2, क्या आपको पता है, ठीक है। CDC2 की फिर वो जो है फास्फोराइलेशन होती है ऑन थ्रियोनिन 161, जो 161 नंबर थ्रियोनिन है वहां पे फास्फोराइलेशन होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर CDC2 एक्टिविटी एज वेल एज इसकी जो
टायरोसिन 15 है, ठीक है, और थ्रियोनिन 14 अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें वो क्या करता है, वो CDC2 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो डीफास्फोरिलेशन है थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15 की, इट एक्टिवेट्स MPF एट द G2 टू M ट्रांजिशन। जब G2 से M की तरफ वो जाता है तो फिर ये जो थ्रियोनिन 14 है और टायरोसिन 15, ठीक है, इसकी डीफास्फोरिलेशन होती है। तो फिर ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स MPF एट द G2 टू M ट्रांजिशन। अब MPF की एक्टिविटी क्या है, MPF एक्टिविटी इज देन टर्मिनेटेड टुवर्ड द एंड ऑफ माइटोसिस बाय, कौन करता है, बाय प्रोटीलेटिक डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी। अच्छा, CDK इनहिबिटर्स की भी एक फैमिली है जो कि क्या करती है, जो कि CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर DNA डैमेज्ड है, वैसे इस पे भी हमने बात की थी, P53 और P21 की हम बात कर चुके हैं कि जब DNA डैमेज हो तो P53 का क्या फंक्शन था, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन और कर लेते हैं। अगर DNA डैमेज्ड है तो क्या होगा, दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ए प्रोटीन जिसको हम कहते हैं P53। वो P53 फिर क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को ये कर देता है जो क्या कोड करता है, विच इनकोड अ CDK इनहिबिटर। वो CDK इनहिबिटर कौन सा है, वो है P21। अब इस मैकेनिज्म से क्या होगा, दिस मैकेनिज्म ब्लॉक्स सेल साइकिल प्रोग्रेशन। कब तक ये ब्लॉक करेगा, जब तक ये डैमेज रिपेयर नहीं होता। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फायदा क्या है, इस तरीके से इट लिमिट द म्यूटेजेनिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द डैमेज। अच्छा, एम फेज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप जानते हैं, और इसको हम 6 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो स्टेज है उसको हम कहते हैं प्रोफेज। सेल जैसे ही प्रोफेज में एंटर हो जाता है जो, तो क्रोमोसोम जो है दे बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ये पॉइंट्स आप कई दफा पढ़ चुके हैं, ठीक है। चूंकि ये आपको पता है कि सेल साइकिल में इस फेज में क्रोमोसोम की डिप्लीकेशन हुई है, सो यहाँ पे क्रोमोसोम पोजेस 2 क्रोमेटिड्स जो कि सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड है, ठीक है। अब सेंट्रोमेयर की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमेयर खुद एक कंट्रोल लोकस है जो कि अपनी सिग्रीगेशन डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेंट्रोसोम के साथ जो है रिपीटेटिव डीएनए हमारे पास हमें किस रीजन में क्रोमोसोम में मिल सकती हैं, तो इस सेंट्रोसोम के साथ, सेंट्रोमेयर के साथ, सॉरी सेंट्रोसोम की मैं बात नहीं कर रहा, मेरे मुंह से सेंट्रोसोम निकल रहा है, मैं सेंट्रोमेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रोमेयर की एक एबिलिटी है टू बिल्ड अप अ काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है, काइनेटोकोर सर्व एज द फिजिकल कनेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम टू द माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्पिंडल। काइनेटोकोर खुद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो कि तकरीबन 100 से ज्यादा डिफरेंट प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है, इट सर्व एज द फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन किन के बीच, क्रोमोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल के जो स्पिंडल्स है, मतलब उनके बीच वो फिजिकल कनेक्शन देता है ये काइनेटोकोर। और ये खुद एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 डिफरेंट प्रोटीन्स है, तो इन 100 डिफरेंट प्रोटीन्स को हम किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके लिए जो बेसिस है वो क्या है कि ये जो 100 डिफरेंट प्रोटीन्स है वेदर दे परफॉर्म अ स्ट्रक्चरल रोल, फंक्शनल रोल और रेगुलेटरी रोल, ठीक है। अच्छा, एक काइनेटोकोर के 3 कोर पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंस्टिट्यूटिव इनर नेटवर्क। इस कंस्टिट्यूटिव इनर नेटवर्क का काम क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन टेपरिंग द आउटर काइनेटोकोर टू क्रोमोसोम्स। दूसरा है कंस्टिट्यूटिव आउटर नेटवर्क, उसका काम क्या है, इट रीचेज आउट टू कैप्चर एंड होल्ड ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तीसरा है सेट ऑफ रेगुलेटरी कंपोनेंट्स, एक डायनामिक रेगुलेटरी सेट ऑफ रेगुलेटरी कंपोनेंट्स।
उसका क्या काम क्या है, इट ट्रांजिएंटली एसोसिएट विद द काइनेटोकोर एट द एप्रोप्रिएट टाइम। तो ये 3 कोर पार्ट्स है एक काइनेटोकोर के। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है, आपको डायग्राम में क्या शो हो रहा है, इट्स शोइंग द पोजीशनिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर एंड क्रोमोसोम। इसके अलावा इसके साथ साथ एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काइनेटोकोर एंड द सेंट्रोमेयर। ठीक है, आपको जो ग्रीन है, ग्रीन में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं विद माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड, ठीक है, रेडी टू डायरेक्ट क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। हम चूंकि काइनेटोकोर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप काइनेटोकोर को देखें, जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच्ड है। अच्छा, तो प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स होती हैं, वो जो माइटोटिक स्पिंडल है, दे फॉर्म ड्यू टू चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ प्लस टिप एट देयर प्लस एंड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम माइटोटिक स्पिंडल की बात करें, सो माइटोटिक स्पिंडल इज एन ऑर्गेनाइज्ड एरा ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका काम क्या है, दे मूव द क्रोमोसोम। अगर हम एनिमल सेल में देखें, सो स्पिंडल जो है दे ग्रो आउट टू फॉर्म अ पेयर ऑफ सेंट्रोसोम। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रोसोम, और ये जो पेयर है ये अपोजिट साइड ऑफ द सेल की तरफ दिन माइग्रेट हो जाते हैं। अब ये माइग्रेशन कौन करता है, ठीक है, इनको कौन माइग्रेट करता है टुवर्ड द अपोजिट पोल, तो हमारे पास एक प्रोटीन है, प्रोटीन्स है बल्कि, बायोपोलर काइनेसिन 5 मोटर्स उनको कहते हैं। तो ये माइग्रेशन उनकी, ये बायोपोलर काइनेसिन 5 मोटर इस माइग्रेशन में रोल प्ले करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि काइनेसिन 5 टेट्रामर जो है, दे इंटरेक्ट विद माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, ग्रोइंग आउट फ्रॉम द डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये सेंट्रोसोम्स है। तो काइनेसिन क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोइंग आउट फ्रॉम द डुप्लीकेटेड सेंट्रोमेयर। ठीक है, आपको ये जो ब्लू है इसमें सेंट्रोमेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये फिर ये काइनेसिन है उनको सेपरेट करता है। अगर हमारे पास एक्टिव काइनेसिन 5 ना हो, सेल क्या करेगा, द सेल फॉर्म्स जस्ट अ मोनोपोलर एस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो काइनेसिन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस फिगर में आप देखें तो वो जो प्रीवियस स्लाइड में था, काइनेसिन 5 जो है इट कंटिन्यूज टू इंटरेक्ट विद अ सेंट्रल सेट ऑफ एंटी पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स। किस लिए, टू पुश द पोल्स फर्दर अपार्ट, और साथ साथ टू ड्राइव अ फ्लक्स ऑफ ट्यूबुलिन डायमर्स। वो क्या करेंगे वो डायमर्स, दैट असेंबल ऑन टू द प्लस एंड्स एंड डिसअसेंबल एट द पोल्स। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दे कैप्चर द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, आपको जो ब्राउन में नजर आ रहे हैं, एट देयर प्लस एंड एंड बिकम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स नियर द पोल्स। ठीक है, अब जो काइनेसिन 5 है और डाइनिन, दे ये दोनों जो है दे इंटरेक्ट विद पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स टू रेगुलेट अ स्लो फ्लक्स ऑफ ट्यूब्यूलिन डाउन द काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स। आपको ये इस फिगर में नजर आ रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि विद इन ईच सेंट्रोसोम एक स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल खुद किस चीज से बना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट लेंथ्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक सेंट्रल कैविटी में अरेंज्ड होते हैं और एक सिलेंडर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आप लोग सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अच्छा, एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, तो वहां पे सेंट्रियोल जो है दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम एज पेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की। अगर हम फिर सिलिया और फ्लैजिला की भी बात करें तो वहां पर भी है सेंट्रियोल, लेकिन वहां पर सेंट्रियोल सिंगल है। उस केस में फिर उसको बेजल बॉडी कहते हैं। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था, वैसे इसको हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ये जो सेंट्रोसोम है वो नजर आ रहा है। ठीक है, विद इन ईच सेंट्रोसोम हमारे पास, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, एक स्पेशल ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल। आप इसमें देख सकते हैं ये सेंट्रियोल जो है, इसमें से आपको ये ग्रीन में माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं जो कि सेंट्रियोल में से निकलते हैं, कहीं वहां पे मौजूद होते हैं। दे आर लाइंग पैरेलल टू वन अनदर। अच्छा, प्रोफेज के जो इवेंट्स है वो तो
अभी तक हम तकरीबन सारे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो कि प्रो फेज में इस स्टेज में होते हैं? तो एक है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस जो है दैट इज हाल्टेड, और जो माइक्रो फिलामेंट्स है दे आर जनरली रीअरेंज्ड टू गिव राइज अ राउंडेड सेल। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है इट ब्रेक्स डाउन और क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो जाती है। ये हम समराइज कर रहे हैं उन इवेंट्स को। अच्छा, जो जो कोहेसेंस प्रोटीन्स है एट दिस स्टेज दे आर डिग्रेडेड, लेकिन एक जगह पे फिर भी बाकी रहते हैं, दैट इज द सेंट्रोमेरिक रीजन। और फोर्थ वन क्या है कि जो काइनेटोकोर है दे असेंबल एट द सेंट्रोमेरिक रीजन। प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज को इनिशिएट कौन करेगा, ये कहां से इनिशिएट होगा? प्रोमेटाफेज इज इनिशिएटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड इट्स रिट्रैक्शन इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, जो दूसरा जो इवेंट जो कि इनिशिएट करता है प्रोमेटाफेज को, वो क्या है? द डिसअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स एंड डिसअसेंबली ऑफ द लेमन बेस्ड न्यूक्लियर लेमिना। जैसे कि मैंने बात की थी कि हम लेमिना को डिस्कस करेंगे। सो न्यूक्लियर लेमिना एक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, और ये किस चीज से बनता है, किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ लेमिन्स। लेमिन्स क्या है? लेमिन जो है ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है जो कि इनका जो है स्ट्रक्चरल रोल है, साथ में ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन भी करते हैं इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको इस पर्पल कलर में ये न्यूक्लियर लेमिना नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियर लेमिना लेमिन से बनता है। लेमिन्स किस लिए जरूरी है? लेमिन्स आर नीडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर मेनी रोल्स। इसमें कौन कौन से रोल्स है? इंक्लूडिंग दी मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस, साथ में डीएनए की रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी इनकी जरूरत होती है। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन में भी इनका रोल है। सेल डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में भी इनका रोल है। सेंट्रोसोम पोजीशनिंग और एपोप्टोसिस में भी रोल है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने न्यूक्लियर लेमिना डिस्कस किया। अच्छा, प्रो मेटाफेज में और क्या क्या होता है? वो जो स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अभी तक आउटसाइड द न्यूक्लियस थे, वो न्यूक्लियर रीजन में आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। जो अच्छा, ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात की थी कि स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल की कंपोजिशन क्या है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की एडिशन और रिमूवल होती है। ठीक है। जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ या श्रिंकेज होती है, या असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग की वजह से इनका या जो लेंथ है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और श्रिंकेज इनकी ट्यूबुलिन की एडिशन और रिमूवल की वजह से होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है वहां एक साइड पे लिखा गया है प्लस और दूसरे साइड पे लिखा गया है माइनस। तो प्लस एंड वो एंड है जिस तरफ से ये ग्रो करता है, और माइनस एंड वो एंड है जिस तरफ से ये शॉर्ट हो जाता है, जिसकी शॉर्टनिंग माइनस एंड से होगी और इसकी लेंथनिंग जो है ये प्लस एंड से होगी। ठीक है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि इन केस ऑफ प्रोमेटाफेज ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये न्यूक्लियर रीजन में आ जाते हैं। सो दे सर्च फॉर एंड कैप्चर क्रोमोसोम पेयर्स। कैसे कैप्चर करते हैं? बाय एसोसिएटिंग विद देयर काइनेटोकोर। ठीक है। Each chromatid has a kinetochore, so a chromatid pair has two kinetochores. ठीक है। And a microtubule from one pole, मतलब opposite pole, it anchors to the kinetochores of the sister chromatids, and a microtubule from the opposite centrosome then attaches to the other sister chromatid. इस तरीके से they anchor the chromosome to both of the centrosome. इस ओरिएंटेशन को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रोमोसोम बाय ओरिएंटेशन। आपको यहाँ पे बाया ओरिएंटेड क्रोमोसोम नजर आ रहा है। ये जो नीचे मेरोटेलिक ओरिएंटेशन लिखी है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि स्पिंडल डिफेक्ट्स भी हो सकती हैं, लेकिन बाया ओरिएंटेड क्रोमोसोम आपको ये वाला मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है ये
बायो ओरिएंटेड क्रोमोसोम है। अच्छा, जैसे कि मैंने बात की कि हम स्पिंडल अटैचमेंट डिफेक्ट्स पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो स्पिंडल है वो आपको नजर आ रहे हैं, अटैचमेंट उनकी। फर्स्ट वन इज एम्फिटेलिक अटैचमेंट। एम्फिटेलिक अटैचमेंट आप देखें, जो सिस्टर काइनेटोकोर्स है, दे आर करेक्टली कनेक्टेड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स। तो इसकी वजह से जो एक बायो ओरिएंटेड क्रोमोसोम बन गया है जो हमें नजर आ रहा है। बी में आप देखें तो वहां पे लिखी है जो अटैचमेंट, दैट इज मोनोटेलिक अटैचमेंट। मोनोटेलिक अटैचमेंट में क्या होता है कि ओनली वन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कनेक्टेड टू अ स्पिंडल पोल, द क्रोमोसोम इज मोनो ओरिएंटेड। सो मोनोटेलिक अटैचमेंट में ओरिएंटेशन मोनो ओरिएंटेशन है और क्रोमोसोम जो है वो मोनो ओरिएंटेड होता है। सी में आप देखें लिखा हुआ है सिंटेलिक अटैचमेंट। अब सिंटेलिक अटैचमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टर काइनेटोकोर्स है, बोथ सिस्टर काइनेटोकोर्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल स्पिंडल पोल, ठीक है, एंड द क्रोमोसोम इज मोनो ओरिएंटेड। डी में आप देखें यहाँ पे जो अटैचमेंट है उसको कहते हैं मीरोटेलिक अटैचमेंट। अब मीरोटेलिक अटैचमेंट में क्या है, यूजुअली वन रियरली बोथ सिस्टर काइनेटोकोर जो है दे आर कनेक्टेड टू बोथ पोल्स इंस्टेड ऑफ वन। और इन केस ऑफ मीरोटेलिक अटैचमेंट, क्रोमोसोम की जो ओरिएंटेशन है, क्रोमोसोम बायो ओरिएंटेड होता है। अच्छा, मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज को हम टग ऑफ वॉर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम बिकम अरेंज्ड इन अ सिंगल प्लेन, उस प्लेन को या प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। और ये प्लेट बिटवीन द टू सेंट्रोसोम एग्जिस्ट करता है। एट स्पिंडल पोल सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। वो क्या करते हैं, दे रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो माइक्रोट्यूब्यूल दे मीट इन द मिडल ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, उसको हम कहते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट या एसएसी इंश्योर करता है कि हर एक क्रोमोसोम जो है इट इज अलाइंड ऑन द मेटाफेज प्लेट, कि ये मेटाफेज प्लेट पे अलाइंड है। और दूसरी बात, एंड अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल, और जो अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं उनके साथ अटैच्ड है। तो ये कैसे चेक करेगा कि अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं उससे ये अटैच्ड है कि नहीं है? तो the passage through this is dependent on tension, ठीक है, at the kinetochore, as the two conjoined chromatids are pulled in opposite direction by the spindle fibers। तो ये यहाँ पे टेंशन को डिटेक्ट करता है, चेक करता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ जी ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड है। अगर कोई क्रोमेटिड ऐसा है, इफ अ क्रोमेटिड अटैचेस टू वन क्रोमेटिड, ठीक है, सॉरी, इफ अ माइक्रोट्यूब्यूल अटैचेस टू वन क्रोमेटिड बट नॉट टू द अदर, तो वहां पे टेंशन जनरेट नहीं होगी, नो टेंशन इज जनरेटेड, एंड द सेल इज अनेबल टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। स्पेंडल असेंबली चेक पॉइंट की बात करते हैं कि स्पेंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है इट इंश्योर्स द फाइडेलिटी ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ठीक है। सो अर्ली स्टेज ऑफ माइटोसिस में जो मिसअलाइन क्रोमोसोम्स होते हैं दे एक्टिवेट द एसएसी टू इनहिबिट एपीसीज। यू नो एपीसीज की हमने बात की कि ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, दूसरा नाम इनका साइक्लोसोम्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दे टारगेट सेल साइकिल प्रोटीन्स फॉर डिग्रेडेशन बाय द 26S प्रोटियोसोम। तो इससे क्या होता है कि जो प्री मेच्योर ऑनसेट ऑफ क्रोमोसोम सिग्रीगेशन है वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। when all chromosome achieve chromosome bio orientation, तभी SSC will be inactivated to allow cells to start chromosome segregation। आपको ये जो मैंने बातें की आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। एक जगह पे ये ऑन है, दूसरी जगह पे ऑफ है SSC। एनाफेज की बात करते हैं कि एनाफेज में क्या होता है, आफ्टर एसएससी हैज बीन पास्ड, ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक डाउन, और सिस्टर क्रोमैटिड जो है दे सेपरेट। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एनाफेज। यहां से हम कहते हैं कि हाँ एनाफेज शुरू हो गया।
एपीसीज क्या करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, दे इंड्यूस प्रोटियोलाइसिस ऑफ द रिमेनिंग कोहेसेंस। कोहेसेंस वो प्रोटीन है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड के रखते हैं, और जो क्रोमोसोम्स है दे मूव टुवर्ड अपोजिट स्पिंडल पोल। अब यहाँ पे अगेन मैं बताना चाहूंगा कि क्रोमोसोम मूवमेंट जो है इट इज ड्यू टू द असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रख लें, एट बोथ द काइनेटोकोर प्लस एंड एंड द स्पिंडल एंड। काइनेटोकोर प्लस इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से वो ट्यूबुलिन प्रोटीन असेंबल हो रहे हैं, और स्पिंडल एंड नेगेटिव इसलिए कि वहां से वो डिसअसेंबल हो रहे हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। अच्छा, टीलोफेज की बात करते हैं। जब क्रोमेटिड सेपरेट हो, ईच इज कंसिडर्ड अ सेपरेट क्रोमोसोम। टीलोफेज इज मार्क्ड बाय द अराइवल ऑफ द क्रोमोसोम एट द स्पिंडल पोल। जब क्रोमोसोम स्पिंडल पोल्स पे पहुंच जाए तो ये कौन सा स्टेज होगा, ये टीलोफेज स्टेज है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से बन जाएगा अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास टू सेपरेट न्यूक्लियाई विद इन द सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होगा, टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, इनकी लेंथनिंग होती है, और दे अगेन डिसअपीयर फ्रॉम व्यू, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंटल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, साइटोकाइनेसिस तो वैसे स्टार्ट कब होता है? ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन फेज कॉल्ड एनाफेज, एंड इट कंटिन्यूज थ्रू टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में होता क्या है कि अ रिंग ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, जिनको हम कहते हैं कंट्रेक्टाइल रिंग्स, they shrinks at the equator of the cell beneath the plasma membrane. So जो कंट्रेक्टाइल रिंग के श्रिंक होने की वजह से इट पिंच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड, और एक क्लीवेज फरो बन जाता है। आपको इस फिगर में वो कंट्रेक्टाइल रिंग भी नजर आ रहा है, और वो क्लीवेज फरो जो बन गए वो भी आपको नजर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।